हाय बच्चों, वेलकम टू थर्ड पार्ट चैप्टर के डबल नेचर के। देखो, दो पार्ट हमने किए थे अभी तक। पहले पार्ट में फोटोग्राफी पढ़ा था, सेकंड पार्ट में डी ब्रोगली पढ़ा और थर्ड पार्ट में आप डी ब्रोगली हो गया था और साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब बेटा कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपकी स्टडी मटेरियल है बेसिकली और एग्जाम्स के रिलेटेड ही है। बताया था ना लास्ट में भी कि सेकंड पार्ट में आपको कि मोस्ट ऑफ द जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट आपका फॉर्मेट वो चेंज हुआ पड़ा है। तो फॉर्मेट चेंज होने की वजह से आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग में, और क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत सारी है तो एनसीईआरटी में कवर अप नहीं है। इसलिए हम एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसी चैप्टर को, उसी के फॉर्मूले को, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को इजिली कर पाओ। ठीक है, तो देखो बेटा, आपके पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था चैप्टर के अंदर वो क्या प्रूव करता था? बेसिकली प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ मैटर को। ठीक है, पार्टिकल का जो वेव नेचर है ना उसको प्रूव करता है। तो बेटा देखो ध्यान से, क्या होता है आपके पास, क्या क्या आपके पास है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल गया, हाँ सिंपल सा, लाइट के पार्टिकल नेचर को उल्टा बोल गया, डी ब्रोगली करता है। देखो ध्यान से, बेसिकली आपके पास क्या था कि लाइट जो है आपके पास उसके दो वे नेचर हो गए। एक तो वेव नेचर पहले से ही प्रूफ था हमारे पास, बट दूसरा क्या प्रूफ किया था हमने चैप्टर के अंदर? पार्टिकल नेचर। किसको प्रूफ किया था हमने? पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया था बेटा? प्रूफ किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। किसको? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। और पार्टिकल नेचर को बेटा बोलते हैं क्वांटम नेचर। क्या बोला था बेटा इसको? क्वांटम नेचर। उसका मतलब ही सेम है, पार्टिकल नेचर को बेटा बोल सकते हो क्वांटम नेचर। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो बेटा क्या ले लोगे आपके पास? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड देखो बेटा, बोला क्या है? तो वेव लेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ photosensitive material is lambda while the threshold wavelength of material is lambda naught. The photoelectric effect would take place only if, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, हमने जो पढ़ा था कि वो था बेटा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। किसके टर्म में था? फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो ध्यान दो, पढ़ा था कि जब भी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना इंसिडेंट रेडिएशन की, वो ज्यादा होनी चाहिए आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, बट यहाँ पे आपको वेवलेंथ के टर्म में दे रखा है। तो बेटा क्या होता है आपके पास, जो वेवलेंथ होती है ना वो बेटा आपके पास सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास? सी अपॉन लेमडा नॉट कह सकते तरह से। इसकी वैल्यूज फॉर्मूले डाल दी हमने। तो सी तो कट गया आपस में, तो बेटा क्या रहेगा? वन अपॉन लेमडा नॉट होना चाहिए। ठीक, बेटा इसको रेसिप्रोकल कर दे। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर दे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर बेटा इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसी को बेटा लिखे दोबारा से, तो लेमडा लेस देन क्या होना चाहिए? लेमडा नॉट से। ठीक है, इसका मतलब देखो उल्टा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए बट वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है। जितना बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो बेटा आपके इंसिडेंट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड की वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो बेटा आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। बेटा कौन सा होगा आपका? सिर्फ बी ऑप्शन रहेगा। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो बेटा सेकंड का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्लियर है? ठीक है, बट अगले बात है थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड में क्या बोला गया आपसे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज डबल्ड, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट चेंजेस। मतलब बेटा क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से, जैसे मान लो बेटा ये बल्ब जला रखा है आपने, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड के लिए है। क्या बेटा आपका बल्ब है, बेटा बल्ब से क्या निकलती है? रेज निकलती है। क्या निकलती है बेटा? रेज निकलती है इस तरह से। अब ध्यान से सुनो,
अगर बेटा मटेरियल बिल्कुल सामने रखा हुआ है, और दूसरा केस लो बल्ब का, जब मटेरियल के ऊपर आपने बोला कि डबल कर दिया, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गई, तो देखो बेटा लॉजिकली क्या होगा, कुछ रेज यहाँ गई बट बाकी रेज साइड से निकल जाती है। तो देखो जब पास में मटेरियल रखा होगा ना, बल्ब के अगर पास में मटेरियल रखा होगा तो उसमें बहुत सारी रेज आ रही होंगी। मतलब एक तरह से बेटा आप कह लो कि आप बल्ब के जितने सामने जाके खड़े हो जाओगे ना, आपके चेहरे पे उतनी ज्यादा लाइट आएगी। बल्ब से दूर जाओगे, लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लॉजिकली जब आप सोर्स से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और उसके द्वारा रिलेशन क्या है, ये वाला आपके पास कि जो इंटेंसिटी होती है, ये जो डिस्टेंस डी है ना सोर्स और इसके बीच में, बेटा वो रिलेशन होता है आपका सिंपल सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर पे। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली हो सकता है स्क्वायर के। इसका मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस अगर डबल होगा, तो मान लो पहले केस में आपके पास डिस्टेंस कितना था, डी था, ये पहला केस था। बेटा दूसरे केस में कितना डिस्टेंस हो गया, 2d। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/d, सॉरी 2d का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, 1/4d का स्क्वायर। तो इससे देखो 4 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/4। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी 1/4 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा फोर्थ क्वेश्चन लो क्या बोला है, when blue light of a given intensity falls on a photosensitive material, photoelectrons of some energy are ejected out of it. It is if it is replaced by red light of same intensity then। तो क्या बोला है कि जब एक ब्लू लाइट किसकी एक गिवन इंटेंसिटी की क्या करती है, फॉल करती है किसके ऊपर, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो बड़ा होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एनर्जी आर इजेक्टेड आउट ऑफ इट इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी देन। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से बोला है, पहले आ रहा था ब्लू लाइट, बाद में क्या रहा, रेड लाइट। तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ के अंदर, कि हमारा जो फॉर्मूला तो बेटा बोलते हैं विबग्योर। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा विबग्योर। ध्यान रखो बेटा, जब इधर बेटा होता क्या है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इधर आने में वेवलेंथ बेटा क्या होती है, कम हो जाती है। इसका उल्टा, इधर बेटा फ्रीक्वेंसी कम होती है, इधर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और सिंपली इधर एनर्जी कम होगी, इधर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या होगा आपके पास कि अगर आप यहां से यहां आओगे, इधर की साइड एनर्जी क्या होती है, एरो क्या आ रहा है, एक सेकंड, ऊपर एरो जाएगा आपके पास, एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो ध्यान दो बेटा, रेड है और ब्लू है, तो देखो पहले बार में ये लाइट थी, बाद में ये थी। तो देखो ब्लू की एनर्जी ज्यादा होगी, रेड की एनर्जी बेटा क्या होगी, कम होगी। रेड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब रेड को जब यूज करेंगे तो एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बेटा कम हो जाएगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल्स टू W0 प्लस के। क्योंकि हम शिफ्ट हो गए ब्लू से रेड पे, और ब्लू की एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी क्या हो चुकी, कम। एनर्जी कम हो जाएगी बेटा, ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कम हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल हैव स्मॉलर एनर्जी। तो बेटा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। आया समझ में, शाबाश। देखो आगे, ओके क्या दिया इन्होंने, ए ऑप्शन दिया है, रुक जाओ। And blue light of given density followed by photosensitive material, photoelectrons of some energy is ejected out of it, is it replaced by red light of same intensity then। ओके ठीक है, तो देखो बेटा इसमें दोनों ऑप्शन एक्चुअली में सही हो सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में ही साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि देखो एनर्जी तो कम होगी, लेकिन अगर बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने स्पेसिफाई करना चाहिए था कि जो ब्लू लाइट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर था।
ओके, वो भी ऑप्शन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है, तो वो भी पुट कर सकते हो। देखो ध्यान से बेटा, बेटा इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं सही सही, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बोला गया, क्यों ध्यान से बोला, बोला क्या, जब एनर्जी बहुत कम होगी तो डब्ल्यू नॉट से छोटी होगी, जब से लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन किया था हमने, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। बट वहां पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आता है, लिखा हुआ क्या, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है, बट वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो अब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं सही। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, बट एग्जाम में आपको साफ साफ लिखा ही आएगा कि किस क्या चल रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एग्जाम में नहीं होंगे, कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्या है, थ्योरी ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इन मोशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, बेटा देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, कौन कौन सा, तो बोला क्या है, तो क्वेश्चन में क्या बेसिकली कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये किसने दिया थ्योरी, तो बेटा हमने पढ़ा ही था फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, ये हमें दिया था डायरेक्टली डी ब्रॉगली, बोला था ना कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ होगी, और फॉर्मूला देता है एच अपॉन एम जी का, तो दिया किसने था बेटा, डी ब्रॉगली ने। तो इसका सिंपल आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली ने दिया था हमें वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या होगा उसका, सी ऑप्शन, दैट इज डी ब्रॉगली, ये पूरा नाम है उनका, अब डी ब्रॉगली लिखो तब भी आंसर सही चलेगा, ठीक। फिर अगला देखते हैं फिफ्थ सिक्स्थ, फिर इसमें क्या पूछा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज -5 volt, then the work function for the material is, the stopping potential for a photosensitive material is -5 volt, then work function for material is, एक सेकंड बेटा देखो ध्यान से, तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल पी नॉट, दैट इज -5, ध्यान रखना आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सारे के सारे नेगेटिव ही होते हैं, बट हम पॉजिटिव इसको यूज करते हैं, क्योंकि बताया ना जब ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ नीचे जाते हैं इधर की साइड, तो माइनस भी होते हैं, सारे के सारे पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तो हम उसको पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेते थे, ठीक है, ठीक, ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज दिस, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है एक्चुअली में, क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा सही करना चाहिए था। देखो ध्यान से, बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से कभी भी ना हम क्या नहीं निकाल सकते, स्टॉपिंग पोटेंशियल से बेटा हमेशा बेटा क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए था, इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में मान लो मिसप्रिंट है, बेसिकली निकालना क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, बेटा वो क्या होता है, ई इंटू वी नॉट, बेटा क्या होता है, ई इंटू वी नॉट होता है, तो बेटा ई क्या होता है, तो देखो आंसर क्या होता है, सिंपली ई को ही रहने दो, और इसको बेटा क्या लिख सकते हैं हम बेसिकली, सॉरी, तो देखो 1.6 10 के पास 19 आता, बेटा वी नॉट कितना रखा है आपके पास 5, ये जूल में आता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालते हैं, जो आंसर जूल में है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 10 के पावर 19 से, तो ये कट जाता है आपस में, बेटा क्या आंसर होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा ये आपका क्या होता है आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बेटा ये आपका आंसर सी होता है जो दिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस ध्यान रखना क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट ये है कि उन्होंने क्या पूछा आपसे, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं निकालते, क्या निकालते हैं हम, वर्क फंक्शन की जगह सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगा उसकी जगह, माइनस क्यों नहीं लिया, देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसमें वेलोसिटी होगी, वो पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा रहा, तो पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल and threshold frequency for a given photosensitive material is related as, तो बोला क्या आपके पास कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होते हैं,
तो बेटा वो डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा था, याद होगा आपको, तो ग्राफ यूज करोगे आप सिंपल सा, वो ग्राफ बेटा ऐसे निकल के आता, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आए समझ में, क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। बेटा देखो नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated by potential difference of 100 volt would approximately equal to be, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर्मूले को छोड़ो, मैंने लिखाया था वो फॉर्मूला क्वेश्चन 8 का, देखो बेटा वो क्या था आपके पास, सिंपल सा कि लैम्डा इज इक्वल टू था 12.2 के आसपास या 12.3 मान लो बेटा आपके पास, तो 12.3 ले लो, अपॉन का क्या था, रूट इंटू वी था। ठीक है, लिखवाया था डी ब्रोगली के टाइम, ध्यान रखना लेक्चर नंबर 2 के अंदर था ये। तो बेटा उसमें क्या था आपके पास, वी चाहिए से, तो 12.3 रूट में बेटा क्या डाल दोगे, आपको 100 डाल दोगे, क्या डालोगे 100, तो 12.3 अपॉन क्या रहेगा 10, तो आंसर बेटा क्या जाएगा 1.2। ध्यान रखना ये था आर्मस्ट्रांग के अंदर, किसमें था आपके पास, आर्मस्ट्रांग के अंदर, मतलब 10 की पावर माइनस 10 के अंदर था ये। तो बेटा 1.23 10 की पावर क्या आएगा -10। ठीक है बेटा, ऑप्शन हमें दे रखा है नैनोमीटर के अंदर, मतलब 10 की पावर -9 के अंदर, क्या बेटा 10 की पावर -9 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर बेटा, 10 की पावर -9 के अंदर आपके आंसर्स हैं। तो हमें एक पॉइंट कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा, एक पॉइंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा क्या था 0.123 10 की पावर -9 हो जाएगा, इसको एक पॉइंट हमने आगे शिफ्ट कर दिया, तो बेटा आंसर क्या रहेगा 0.123 10 की पावर 9, मतलब बेटा हो जाता है नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 0.123। तो ये बेटा 123 जो आपके पास ये दे रखा है ना 27, उसी को हम अप्रोक्स करके 3 लिख लेते हैं, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, डायरेक्टली आप अपना फॉर्मूला याद रखोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो देखो अगला, बट अगला क्या है, द इक्वेशन फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन वुड बी, क्या पूछा है, इक्वेशन फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है फोटोन का। तो ध्यान दो आपके पास फॉर्मूला तो बहुत सिंपल ही है कि लेमडा बेटा क्या होता है एच अपॉन पी, तो बेटा पी क्या हो जाएगा आपके पास, एच अपॉन लेमडा। तो ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला एच अपॉन लेमडा वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 9th का। तो बेटा दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वाले भी और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, तो सिंपली अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अगला क्या है, टू चार्ज पार्टिकल्स ए बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी, जहां पे एम ए का मास क्या है ज्यादा और एम बी का मास क्या है कम, मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल्स वुड बी गिवन बाय, चार ऑप्शन है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या इक्वल होगी। ध्यान दो आपके पास, फिर से आते हैं तो देखो डी ब्रॉगली का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा बेटा, काइनेटिक एनर्जी वाला, क्योंकि हमें बोला है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है सेम है। तो बता रहा फॉर्मूला बेटा डी ब्रॉगली के बहुत सारे, पहला फॉर्मूला किसका है, लिखा तो दोबारा से बेटा, लैम्डा एक है बेटा आपके पास, अगर मोमेंटम दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड दे रखी हो तो ये वाला यूज होते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो तो ये वाला यूज करते हैं, रूट 2m के। और बेटा अगर जो पीछे यूज किया था हमने, अगर पोटेंशियल दे रखा हो तो क्या यूज करोगे, डायरेक्टली 12.3 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन रूट के अंदर, ये पोटेंशियल वाला, ये स्पीड है और ये पोटेंशियल वाला। अभी हमें काइनेटिक वाला दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन 2 रूट m इंटू के। बेटा दो पार्टिकल्स है ए और बी, तो बेटा दो इक्वेशन बनेंगे आपके सिंपल से, तो देखो लैम्डा ए, देखो क्या होगा उसके अंदर, देखो h सबके लिए सेम होता है, 2 उसका मास बेटा क्या होगा अलग अलग होगा, काइनेटिक दोनों के लिए क्या है सेम है, बेटा सेम क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, क्या हो जाएगा सेकंड वाले का। तो देखो बेटा h अपॉन फिर से क्या 2 रूट, उसका मास बेटा कितना है b,
के क्या दोनों के लिए सेम है। अब ध्यान दो आपके पास h से h कटेगा, 2 से 2 कटेगा, k से k कटेगा। आपके पास बेटा क्या रह जाएगा, देखो ध्यान से, ये जाएगा वैल्यू ऊपर और ये क्या जाएगा नीचे, तो बेटा आएगा रूट के अंदर m अपॉन, देखो रूट अब बचेगा, अभी भी ध्यान रखना, तो बेटा रूट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास एम बी अपॉन एम ए, ठीक है, नीचे था ये ऊपर, ये नीचे रह जाएगा, ठीक। अब बेटा ध्यान दो, अब बोला क्या गया है कि एम ए की वैल्यू क्या है, बड़ी है बेटा, ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। देखो ध्यान से, तो क्या निकल के अगर आपके पास कि लेमडा ए इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन लेमडा बी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एम बी अपॉन एम ए। अब ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो बेटा इसका लेमडा भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल प्रोपोर्शनल हो गया। सही लिखा ना मैंने, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेमडा भी बेटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये जो होगा ना, अगर ये छोटा होगा बड़ा होगा तो इसको भी बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या है, दोनों का सेम है। तो बड़ा आंसर क्या होगा, लेमडा भी आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। और सिंपली समझना बेटा, समझ लो सिंपल सा, देखो ध्यान से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या सेम थी, तो डिफरेंस दोनों का किसमें, मास के अंदर। तो बेटा जिसका मास बड़ा होगा ना उसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मास ए का बड़ा था तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और बी का मास छोटा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उससे भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला अगला देखो क्या बोला है, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट explains the observation of on photoelectric effect as पहला ऑप्शन, there is a minimum frequency of incident radiation below which no electrons are emitted, पहला पार्ट। दूसरा, the maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of incident radiation। तीसरा, when the metal surface is eliminated electrons are ejected from the surface of material after some time। तीसरा, photoelectric current is independent of intensity of radiation। अब ध्यान दो बेटा, याद होगा ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट की, पढ़ा था हमने। दूसरा देखो सी ऑप्शन, बेटा यहाँ क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद निकलता है, वो भी नहीं होता, टाइम लैग बिल्कुल नहीं होता, जैसी लाइट आती है इलेक्ट्रॉन उसी टाइम निकलता है, मैं पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। बेटा बी ऑप्शन क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये सही लग रहा है थोड़ा सा, और बेटा ए क्या, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, ठीक है। अब बेटा बी ऑप्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कह सकते हैं। और एक्चुअली में अगर सिर्फ बेटा ये वाला ऑप्शन तो सही आता, अगर सिर्फ ऑप्शन बी होता तब भी सही हो जाता। आप मान लो सिंपल सा भी ऑप्शन ए को सही करोगे, क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब आपके पास रेडिएशन क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ट्वेल्थ देखो, ट्वेल्थ में क्या है, ड्रॉ ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with the applied voltage for two incident radiation of equal frequency and different intensities. Mark the graph for the radiation of higher intensity. ठीक है, तो बड़ा सिंपली बोला था, ग्राफ बनाना किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक। और ग्राफ को वेरी करवाना है किसके ऊपर, किसके ऊपर, अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर। तो बेटा यहाँ तो हमने ग्राफ बनाया था, तो यही ग्राफ बन के आता है सिंपल सा, जहाँ पे इंटेंसिटी 1, 2 और 3, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है करंट की वैल्यू बेटा क्या होती है, बढ़ जाती है, और तीनों की बेटा नेगेटिव पोटेंशियल क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो बेटा यही वाला ग्राफ बनाना है, आपको याद रखना है, ग्राफ बनाने को आते हैं, ठीक है। बेटा इसमें दो ग्राफ बनाते हैं हमने, करंट और पोटेंशियल के बीच में, एक है बेटा ये इंटेंसिटी को चेंज करके,
और दूसरा हमने बनाया था बेटा किसके ऊपर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ध्यान से आपने पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है बेटा, देखो अगले क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर द मैटर वेव्स सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई। जो हमारे मैटर वेव्स होते हैं ना, और जो ईएम वेव्स, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है। वेवलेंथ दोनों की निकाल सकते हैं, बट जो आपकी मैटर वेव्स होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना, या फिर बेसिकली जो बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है बेटा, ये तो 13 क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, देखो ध्यान से, जो आपकी ईएम वेव्स होती है ना, वहां पर हम फॉर्मूला यूज होता है c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। मतलब ये बड़ा स्पीड ऑफ वेव होती है, तो स्पीड ऑफ वेव को उसके वेवलेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मैटर वेव होती है ना, उसको इस फॉर्मूला से नहीं निकालते, उसके लिए फॉर्मूला बड़ा अलग होता है। उसके लिए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा होता है कि ये वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को का जो प्रोडक्ट होता है, स्पीड ऑफ उसके स्पीड के बराबर होता है, बट ये चीज मैटर वेव में नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो ये लिख दो, आज जो लिखा हुआ है, नो दे आर नॉट सेम, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आर नॉट रिलेटेड टू स्पीड इन मैटर वेव्स। मतलब ये इक्वेशन हम मैटर वेव में यूज नहीं कर सकते, यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। और अगला क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। कि फायदा क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली। तो मैंने बताया था उस टाइम पे आपको, इसका मेरा फायदा यही हुआ कि आपके पास इसको यूज किया था हमने कहाँ बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, और बताया था आपके पास कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी लगभग 1500 के आसपास निकल के आती है, और रियल लाइफ में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और उसके अंदर बेसिकली वो वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है, तो भी यूज कर पा रहे। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे आंसर। ठीक है, फिफ्थ, सॉरी 15 था ये, बड़ा क्या बोला है, हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेशन नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेटेड होता है किससे, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई रिलेशन नहीं होता। तो वही आंसर लिखा है आपके पास, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई रिलेशन दोनों में नहीं होगा। बट अब आ गए किसके ऊपर, 2 मार्क्स के ऊपर। किस पे आ गए, 2 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान बेटा, क्या है क्वेश्चन, बोला क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट on each of the following material given below, which one will show photoelectric emission and why। तो देखो अलग अलग मेटल दे रखे हैं, उन सबका क्या दिया है, वर्क फंक्शन गिवन है। तो बेटा बताया था आपको पहले भी, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आगे बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सिंपल सा कि हमारा ई बेटा क्या होना चाहिए, डबल नॉट से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वरना बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ये बेसिक रूल है। तो बेटा ये जो है ना आपके पास ई, उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसका निकालना पड़ेगा एनर्जी। तो बेटा क्या होगा आपके पास, एच सी अपॉन लेमडा यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लोगे, एच सी अपॉन लेमडा। तो बेटा एच 6.6 10 की बेटा क्या लगो माइनस 19 है, और ये बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, बेटा नीचे क्या रहेगा आपके पास 412। तो बेटा 412 ले लो, काफी है, 10 की पावर बेटा -9, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ठीक, ओके 5 to 7 कटेगा, नहीं कट रहा। ठीक है, कर लो बेटा मल्टीप्लाई, 3 को कर बेटा करेंगे तो 18, 18 और 18 19, बेटा ये आपका आंसर आया। 10 की बेटा ऊपर क्या रह गया माइनस, सॉरी 34 है ये, फिर से गड़बड़ लिख दिया मैंने, एक सेकंड, ये 34 था। बेटा ऊपर क्या रहेगा -26, नीचे बेटा क्या रहेगा 412 10 की पावर -9। डिवाइड कर लो बेटा आपके पास किससे, कितना रहेगा ये 19.8। बेटा पॉइंट आगे लगा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पॉइंट के सॉल्व कर लेगा। ठीक है,
सुनो ध्यान से। बेटा पॉइंट लगाया किस पे चला गया, 0 पे। कितने पे जाएगा, लगभग 4 पे, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। तो बेटा ये रह गया 8 4 16 माइनस के बेटा क्या रहेगा 2 4 3। एक और 0 लगा लो बेटा, कितने पे जाएगा, लगभग 4 8 जा। तो बेटा आंसर कितना आ रहा है, लगभग ये 0.48 10 की पावर, बेटा ऊपर जाके क्या होगा प्लस, कितने का, -17। बेटा किसमें है, जूल के अंदर। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है किसमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा इसको भी कन्वर्ट किसमें कर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किससे करेंगे, 48 10 की पावर -17 था, डिवाइड किससे कर दिया बेटा हमने, 1.6 10 की पावर -19 से। बेटा कन्वर्ट करिए मैंने छोटी सी और, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये बेटा आया था 0.48, है ना। और एक पॉइंट पहले से था, तो एक और पॉइंट आना चाहिए था। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, ध्यान रखना एक पॉइंट और लगाना था मुझे यहाँ पे, वो लगाना भूल गया मैं। तो बेटा क्योंकि 0.48 आ रहा है और एक पॉइंट पहले से था, आंसर क्या था फिर वो 0.048 आता, ठीक है। तो 0 पॉइंट, अगर देखो बेटा इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से क्या आना था, 0.048। पॉइंट बेटा आगे शिफ्ट कर दो, बेटा करता 4.8, और 2 पॉइंट बेटा आगे तो -19, ठीक है। देखो माइनस माइनस कट गया आपस में, 19 बेटा पॉइंट पॉइंट हटा दो, कितने बचेगा 16 से 3 पे। तो बेटा कितना आ गया, ई आ गया बेटा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो ई आ रहा है उसमें एनर्जी कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। बेटा हमारे पास ऑप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मोलिब्डेनम। तो जिनकी भी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ई को ज्यादा होना पड़ेगा, डब्ल्यू नॉट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो जिनकी भी एनर्जी इससे कम होगी वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो ध्यान दो बेटा, किसकी एनर्जी कम है, सोडियम की, और किसकी कम है, पोटेशियम की। बाकी कैल्शियम और मोलिब्डेनम की एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो आंसर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। आया समझ में, तो आपको यही करना, पहले एनर्जी निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो, आंसर उससे इजीली दे सकते हो आप। समझ में आया, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा क्या पूछा है, इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान दो आपके पास बेटा, जब हम वेव नेचर पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली बेटा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। मतलब बेटा बेसिकली होता है किसी गिवन सरफेस पे, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस हो, उस पे पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, उसको बेटा बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो वही बोला गया, इंटेंसिटी इज डिटरमाइन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ ए गिवन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेटा बेसिकली आपका ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही लिखना है आपको, ठीक है। शाबाश। 13th, a proton and alpha particle are accelerated by same potential difference. Which of them will possess higher de Broglie wavelength? Second, less kinetic energy. Justify your answer. बड़ा ध्यान दो, अभी पीछे मैंने लिखवाया था कि लैम्डा क्यूब जो फॉर्मूला होता है उसमें 3 4 फॉर्मूले थे हमारे पास। कहाँ गया, शायद इसमें नहीं था, कोई और था थोड़ी, कोई दोबारा बड़ा लिखवा देते हैं आपको फॉर्मूले। तो बड़ा ये था, सॉरी बेटा, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन 2√m के बेटा, और 12.3 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन वी। बेटा ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमारे पास क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन की, क्या दे रखा हो बेटा, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ना दे रखा हो तो बेटा फॉर्मूला होता है वही से, तो एच अपॉन वही होता है, बट फॉर्मूला होता है पूरा पूरा 2m ई इंटू वी। बेटा ई इंटू वी था, इसीलिए फॉर्मूला सोच करके वो आया था। बट क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, एक क्या बेटा आपके पास प्रोटॉन है और एक क्या अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ना, वो ई के बराबर नहीं होता। तो बेटा फॉर्मूला हमारा बच जाता है
2m³ ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज दे रखा हो तो ई की वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक, बड़ा ध्यान तो साफ साफ दिख रहा है। बोला क्या गया आपके पास कि जो लेमडा है दोनों के लिए बेटा पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो देखो दोनों के लिए एच भी सेम होगा, टू भी सेम होगा। बचा क्या, मास और चार्ज। दोनों के लिए क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं, मास और चार्ज दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ध्यान दो, अगर मैं निकालू, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से एक और चीज, अगर जिसके लिए बेटा ये वैल्यू क्या होगी, देखो यही वेरिएबल है, बाकी दोनों क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो जिसकी भी बेटा ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और जिसकी वैल्यू ये छोटी होगी उसके लिए लैम्डा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम निकाले प्रोटॉन के लिए, क्या निकाले प्रोटॉन के लिए, तो बेटा वहां पर m इंटू क्यू कितना होगा, देखो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 की पावर माइनस 27। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है। ये था प्रोटॉन की बात। बेटा वही करें अल्फा पार्टिकल की बात, तो बेटा अल्फा पार्टिकल में क्या होता है आपके पास, अल्फा का जो मास होता है प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, क्योंकि अल्फा बेटा होता है क्या, हीलियम को बोलते हैं। 2 4 2 प्लस, तो मास कितना होता है 4, तो 4 इंटू 1.67 होगा बेटा ये। ठीक है, जो मास होगा ना अल्फा पार्टिकल का वो हाइड्रोजन का 4 टाइम्स होता है। बेटा चार्ज कितना है 2, तो चार्ज कितना होगा 2 टाइम्स, तो टोटल चार्ज का कितना होगा 1.6 टाइम्स 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू थी उसमें देखो 4 और 2 एक्स्ट्रा आ गए, मतलब यहां पर m इंटू क्यू की वैल्यू जो होगी किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए बड़ी होगी। क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे ही बड़ी हो जाएगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो छोटी होगी, तो बड़ी किसकी होगी, प्रोटॉन की। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा, किसकी होगी, प्रोटॉन की। समझ में आ गया, तो वेवलेंथ ज्यादा बड़ी किसकी हो जाएगी, प्रोटॉन की। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप सॉल्व करके एक्सप्लेन कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है बेटा। एक और चीज क्या पूछी है, लेस काइनेटिक एनर्जी। एक तो बेटा डी ब्रोगली वाला हो गया प्रोपोर्शन। अब इसे पूछा है सेकंड पार्ट कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और कम किसकी होगी अगर दोनों का बेटा पोटेंशियल क्या हो, सेम हो जाए। सो देखो ध्यान से, पर देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर कह लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर कहेंगे। अब ध्यान दो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, मास पे, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या करेगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है, देखो ध्यान से, एक और चीज समझा देते हैं आपको। ओके, अब दो वैल्यू चाहिए बेटा काइनेटिक के लिए, एक तो ये मास बेटा और क्या चाहिए, तो वेलोसिटी। क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी। तो देखो आंसर बेटा आपके पास। ओके, तो देखो बेटा क्या होगा, Q इंटू वी। जो काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसे लिख सकते हैं, चार्ज इंटू, अब जो बेटा लिख रहे थे ना इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे बेटा E इंटू वी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई और चार्ज, तो क्या लिखो Q। तो बेसिकली Q भी बेटा किसके बराबर हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है बेटा, वी स्क्वायर। तो बेटा वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 QV अपॉन एम। क्या हो जाएगा, 2 QV अपॉन एम। 2 QV अपॉन एम बेटा क्या होगा आपके पास, वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान दो, बेसिकली बेटा वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चार्ज अपॉन मास के, क्योंकि दोनों के वी क्या है, सेम था। तो Q अपॉन एम आएगा, क्या आपके पास, Q अपॉन एम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें वी नहीं निकालना, सॉरी मेरी गलती, आगे निकल गया मैं कुछ ज्यादा ही। हमें सिर्फ क्या बताना था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ना, सॉरी। इतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली बेटा हमें क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, मैं वेलोसिटी निकालने चला गया था। तो देखो काइनेटिक एनर्जी दूसरा फॉर्मूला बेटा क्या लिखा था मैंने अभी, Q इंटू वी। तो बड़ा सिंपल सा है, जिसका
देखो दोनों के लिए बेटा वी क्या है, सेम है। इसका मतलब जिसका क्यू बड़ा होगा उसके लिए कैंडिडेट क्या होगी, बड़ी होगी। अब क्यू किसका बड़ा है बेटा, क्यू है लार्जर किसके लिए, अल्फा के लिए, क्योंकि उसके पास 2+ होता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल की क्यू की वैल्यू बेटा क्या है, बड़ी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आंसर क्या होगा, सेम वही लिखा है, प्रोटॉन की क्या है बेटा, कम है। ज्यादा किसकी होगी फिर, मतलब अल्फा की क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उसका क्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये सिंपली करना था, मैं ज्यादा आगे निकल गया। बेटा आगे देखो, explain the reason why the wave theory of light is not able to explain the observed effects of photoelectric effect। तो बेटा बोला क्या है कि हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था तो उसमें बोला ना कि जो प्रॉपर्टीज होती है वेव नेचर की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूले वेव नेचर के हैं ना वो अप्लाई ही नहीं हो पाते किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। क्यों नहीं हो पाता, तो ध्यान से प्रॉपर्टी देख लो ध्यान से। पहला, पहले जो ध्यान से, जो आपके जो मेन मेन थे ना आपकी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही एग्जांपल है। देखो ध्यान से, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर की वेव नेचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इमिशन था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो पहला पॉइंट बेटा वही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, एज पर वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड काइनेटिक वगैरह बेसिकली वही मान लो। ठीक है, वही लिखा हुआ है आपके पास, ये भी वही है जो मैंने बोला। ठीक है, क्या अलग से लिख लो बेटा, देखो ध्यान से, उसको छोड़ दो, मैंने लिख लूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, सिंपल सा बेटा आपके पास। थर्ड कहाँ चला गया, ये थर्ड था क्या, ओके बेटा। सुनो ध्यान से कि एज पर वेव नेचर, एज पर वेव नेचर properties should depend on intensity of light, but in photoelectric effect it depends on फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहला बेटा ये होगा कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। और दूसरा कि अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी थी तो बेटा एक और चीज होती है कि जो आपका इमिशन था ना इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा लेट भी हो सकता है। जैसे कपड़े आप सुखाते हो ना धूप में तो बहुत देर बाद भी कपड़े सूख सकते हैं, बट थोड़ा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर कैन बी lag in emission of electron। ठीक है बेटा, वेव थ्योरी के हिसाब से अगर करते तो इलेक्ट्रॉन थोड़े बाद में निकल सकते थे, बट रियल में क्या होता पड़ा था अपने, इंस्टेंटेनियसली निकलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं ना, वेव थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लाइट को मानना पड़ता है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और पार्टिकल नेचर के रूप में क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लोगे। बट अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन accelerated by potential Vp and Vd respectively is lambda p upon lambda d is equal to 1/2। Find the ratio between Vp and Vd। तो बेटा बोला क्या आपके पास कि दो पार्टिकल्स हो गए, एक बेटा क्या हो गया आपके पास, एक हो गया प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो बेसिकली आपके पास समझो, यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब आपका सिंपल से हाइड्रोजन है, 1 1। ठीक है,
और ड्यूट्रियम मतलब बेटा आपके पास 1 2 वाला है। तो बस इसको बोला गया आपने प्रोटॉन बुला लिया, क्योंकि बेसिकली बेटा मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बेटा क्या कहलाएगा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम को बेटा क्या बुला रहे हैं, न्यूट्रॉन, जब दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो बेटा एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो ध्यान बेटा इसका मास कितना होता है 1, बेटा इसका मास क्या हो जाएगा 2, रिलेटिव मास लिख रहे हैं, ठीक है। बेटा चार्ज क्या है दोनों के लिए, ये भी 1, ये भी कितना है चार्ज, तो दोनों का चार्ज सेम होता है, मास क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक। अब ध्यान दो, जो लैम्डा बेटा होता है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन रूट के अंदर अगर हम पोटेंशियल के टर्म में पढ़े तो बेटा 2m की जगह q इंटू v, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर बेटा लैम्डा निकाले किसका, पहले प्रोटॉन का, तो p लिख लोगे, h बेटा h ही रहेगा, बेटा नीचे क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा 2m इंटू p, q इंटू p, v दोनों के लिए सेम है तो v रहने देंगे। बेटा लैम्डा ड्यूट्रियम के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, h अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू डी, q इंटू डी इंटू v। तो बेटा h से h कट जाएगा, v से v कट जाएगा, ये नीचे तो बेटा क्या चल जाएगा ऊपर, तो देखो बेटा क्या जाएगा लैम्डा p अपॉन लैम्डा d इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, देखो दोनों रूट है तो रूट ही रहने देंगे पूरा पूरा, देखो 2 भी कट जाएगा, बचा क्या आपके पास एम डी इंटू क्यू डी डिवाइडेड बाई एम पी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास क्यू पी, ठीक। देखो क्यू पी अपॉन क्यू डी, क्यू पी अपॉन क्यू डी बेटा दे रखा है 1/2, क्या दे रखा है 1/2, तो जब आगे करते हैं तो बेटा क्या रह गया, ये 1/2 दे रखा था, क्या दे रखा है आपके पास, आ गया 1/2 रूट, निकालना किसका रिलेशन है आपके पास, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पोटेंशियल सेम नहीं दे रखी मैंने, गलती रखती, आई एम सो सॉरी बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली में नहीं दे रखा, सेम है, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, सो सॉरी फॉर यू। तो बेटा एक्चुअल में क्या आएगा ये बीपी, बेटा ये क्या आएगा वीडी, ये कटेगा नहीं तो बचा रहेगा, तो बेटा वीडी कहाँ चला जाएगा ऊपर की साइड और बीपी कहाँ रहेगा नीचे की साइड, तो ये भी रहेगा इस बार फॉर्मूले में। तो देखो बेटा एम डी क्यू डी, देखो एम डी ये वाली वैल्यूज थी ड्यूट्रियम वाली, तो 2 इंटू 1 बेसिकली क्या है बेटा 2 इंटू 1 हो गया ये, बेटा नीचे क्या है वैल्यूज एमपी क्यूपी 1 1, दोनों वैल्यू क्या है आपके पास 1 इंटू 1 है, बेटा ऊपर क्या था वीडी, बेटा नीचे क्या है वीपी, आ गया। सो सिर्फ आ गया, तो बेटा ये रह गया 1/2 रूट, बेटा क्या रहेगा 2 वीडी अपॉन वीपी, हमें इसका रेशियो चाहिए तो बेटा इसको स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए, तो बेटा क्या हो गया 1/4, क्या रहेगा 2 इंटू वीडी अपॉन वीपी, सही तो किया है, तो गड़बड़ क्यों दिख रहा है मुझे, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, दोबारा से कहीं गड़बड़ हुई है, 2 क्यों बच जा रहा है मेरे पास, मास ऑफ ड्यूट्रियम 2 होगा, चार्ज 1 होगा, और मास 1 ये 2, तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो 2 कटेगा, एक सेकंड, सही तो किया है, 2 और 1 आएगा, बिल्कुल सही है, m इंटू क्यू 2 m इंटू क्यू 1, रूट करेंगे 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 करेंगे, ठीक है। बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आंसर हमारा यही आएगा, बेटा ये आ गया, ठीक। देखो बेटा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, लेट मी वेरीफाई वन मोर टाइम, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है कुछ, लेमडा पी अपॉन लेमडा डी हो गया बेटा आपके पास, रेसिप्रोकल डी ऊपर चला गया, डी में ट्वाइस रहेगा, नीचे बेटा लेमडा पी अपॉन लेमडा डी 1/2, हमें निकालना है क्या लेमडा पी अपॉन लेमडा डी, तो वैल्यूज थोड़ी सी अलग आएंगी, कैसे, क्योंकि ये जाके बड़ा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो गया एक्चुअली में, ये बड़ा ये रहेगा वी डी अपॉन वी पी, इसको बड़ा उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें उल्टी चीज बड़ा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीपी अपॉन वीडी हो जाएगा, तो रेशियो बड़ा एक्चुअली में क्या निकला बीपी रेशियो वीडी जो निकल गया बड़ा क्या आएगा 8:1 आएगा, ठीक बेटा कितना निकलेगा 8:1 आएगा, ना कि 4:1 आएगा, इसमें ये मिसप्रिंट है, ठीक है 8:1 होगा, ध्यान रहेगा, ये आप फॉर्मूला फॉलो करोगे, ठीक।
ठीक है, बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। बेटा पहला, स्टेट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेयर वी मैक्स रेफर्स टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 पॉइंट्स थे किसके बेटा, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। पहला वही था मेरे पास कि इमिशन इंस्टेंटेनियस होता है, दूसरा कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तीसरा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी के। और लास्ट पॉइंट था आपके पास कि जो करंट होगा प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। बट ये 4 पॉइंट हैं। और पहले लेक्चर में जब स्टार्ट किया था हमने तो वहां पे लिखवाया था, तो आपको जाकर वहां पे रीड कर लेना, वही 4 स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखने हैं। तो एग्जाम में आते हैं लॉज इस तरह से आपको लिखना है। बेटा दूसरा देखो ध्यान से, जो हमने नहीं करा था वो बेटा ये वाला पार्ट था। इन्होंने बेटा पूछा क्या है कि वी वेलोसिटी स्क्वायर का रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ध्यान रखो आपके पास हमने तो वो ग्राफ पढ़ा था ये वाला, याद होगा बेटा, ये था वी नॉट, बेटा ये क्या था आपके पास, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ग्राफ आया था ये वाला। तो बेसिकली ग्राफ यही वाला बनेगा क्योंकि देखो ध्यान से, जो पोटेंशियल जो क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है E इंटू वी नॉट। बेटा ये क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। बेटा V को ही मैक्स वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो आपके पास बेसिकली तो V नॉट है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया आपके पास, V स्क्वायर के। मतलब दोनों सेम ही चीज है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे किसको रिप्लेस कर दूं, V नॉट की जगह V स्क्वायर, तब भी ग्राफ बेटा क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही जाएगा। तो यही ग्राफ बेटा बनेगा आपका इसके अंदर भी। तो लॉज चारों के चारों लिखोगे और ग्राफ यही वाला बनाओगे जो V नॉट और फ्रीक्वेंसी बनाते हो, वही ग्राफ बिल्कुल क्या बनेगा, सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सब देखो अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। एक सेकंड बेटा, बेटा अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, बोला गया इसके अंदर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। सिंपल सा वही बोला है, किसी मटेरियल के ऊपर लाइट आ रही है तो क्या होगा। देखते बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, डू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा बोला गया है कि देखो बड़े सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये बड़ा आपकी मेटल हो गई, बाहर से बेटा क्या आ रही है, लाइट आ रही है। लाइट फिक्स है, चेंज नहीं कर रखा है, ठीक बेटा। लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट आ रही है। बेटा यहां से बाहर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से बेटा ये लेके आता है एनर्जी ई होता है, इसको डब्ल्यू नॉट चाहिए, और ये बाहर गया काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, तो ई इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, डब्ल्यू नॉट प्लस के। तो देखो बेटा आइडियली तो क्योंकि अगर लाइट फिक्स कर दी है बेटा तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर तीनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, अगर सेटअप चेंज नहीं कर रही, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या निकल के आता है, हाफ एम वी स्क्वायर निकल के आता है। तो आइडियली अगर बेटा ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस के अंदर आपका जो v होगा, v स्क्वायर बोल लो, v बोल लो, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट बेटा कंडीशन क्या थी, आइडियली ऐसा होना चाहिए। बट इन रियलिटी बेटा क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सब के सब सेम स्पीड से बाहर नहीं निकलते। ठीक है बेटा, आइडियली ये होता है, बट रियलिटी के अंदर रियल लाइफ में जो चीजें होती है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मूले के हिसाब से तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये मटेरियल जो है आपके पास, तो कुछ इलेक्ट्रॉन में भी बेटा क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, बट कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा सरफेस के नीचे भी हो सकते हैं। क्लियर है, जब ये बाहर निकलते बेटा सीधा बाहर निकल जाता है,
बट जब ये बाहर निकलेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बेटा बहुत सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट होती है, एटम्स वगैरह होते हैं, तो बेटा इसको करना पड़ता है कोलिजन। तो बेटा अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, कोलिजन हो जाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर दूसरे एटम्स के साथ। तो जब कोलिजन होगा तो बेटा आपका एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। एनर्जी जब चेंज होगी तो वेलोसिटी पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। आप दोनों आंसर लिख दोगे कि आइडियली आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, बट रियलिटी के अंदर वहां पे क्या होता है, कोलिजन होता है, और कोलिजन होने की वजह से स्पीड क्या होती है, चेंज हो सकती है। तो देखो आंसर लिखा हुआ है, आप वो भी पढ़ लो। तो बोला क्या है, नो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद डिफरेंट लेयर ऑफ मेटल। बोला ना कुछ ऊपर कुछ नीचे। So, the more tightly bound electrons will come out with less kinetic energy. Current energy of electron are not same. तो इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, रियलिटी बिल्कुल नहीं सेम नहीं होती, क्योंकि सब अलग अलग लेवल के ऊपर है, तो उनको निकालने के लिए एनर्जी भी कैसी अलग अलग थी। आप सिंपली ऐसे मान लो। ठीक है बेटा, पहला पार्ट ये था सेकंड का। अब बेटा देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। Does the kinetic energy of electron emitted depends on the intensity of incident radiation? तो देखो सिंपली पूछा गया है कि सेकेंड पार्ट के अंदर क्या काइनेट वेलोसिटी या सिंपली सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बेटा डिपेंड किस पे करती है, ये ई पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप। तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके, फ्रीक्वेंसी के, ओनली फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। The kinetic energy of electron do not depend on intensity, rather it depend on frequency. फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए चैप्टर पढ़ रहे थे। बट अब थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें, ऑन व्हाट फैक्टर डज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड ऑन। तो बोला गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले लेक्चर बताया था आपको, सिंपल सा, बहुत सिंपल है कि जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फोटॉन्स कितने होते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। तो बेटा आंसर क्या हुआ, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ध्यान दो, फर्क यही है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, बट कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। तो दो फैक्टर दोनों क्या होंगे बेटा, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, शाबाश। अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे ना, तो इससे पहले वाला बेटा जो क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसी में 4 स्टेटमेंट में, चारों में ही ये प्रॉपर्टी सारी स्पेसिफिकली लिखवाई गई है और बताया भी था मैंने। तो आप अच्छे से रीड मारो चैप्टर को, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली लगेंगे, हो जाएंगे आपसे। ठीक है, आते बड़ा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या पूछा गया है, डिफाइन द टर्म वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मटेरियल इज एफ नॉट। ठीक है, तो पहले बोला गया कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो बेटा देखो हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा। तो देखो वर्क फंक्शन सिंपल सा होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो देखो वही लिखा हुआ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, या सिंपली किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसको बेटा बोलते हैं वर्क फंक्शन। स्टेटमेंट आप ये लिख लो, या मैंने पहले लेक्चर के अंदर लिखवाया था वर्क फंक्शन का डेफिनेशन, वहां से जाके अच्छे से लिख लेना उसको। ठीक, अब जो न्यूमेरिकल बेटा क्या पूछा है, न्यूमेरिकल में बेटा पूछा गया आपसे, अगर मान लेते आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा क्या दे रखी है आपको, एफ नॉट। याद है बेटा, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल यूज करते हैं न्यू नॉट। उन्होंने बोला इसकी वैल्यू मान बेटा दे रखी है एफ नॉट, न्यू नॉट की बेटा क्या दे रखी है, एफ नॉट दे रखी है। बोला है when light of frequency 2f naught is made to fall on the plate, the velocity of electron emitted is v1। अब ध्यान दो, बोला है कि जब आपकी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 2f नॉट के बराबर, तो उस केस में बेटा वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है आपके पास, v1 निकल के आ रही है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये बेटा ये वेलोसिटी है। अब क्या बोला है, when light of frequency 5f naught is made to fall on it, the velocity of electron is found to be v2। Calculate the ratio of v1 and v2। तो बेटा इसलिए निकालना है, क्यों क्या बोला है
दो केस हो गए हमारे पास पहले केस में। अब ध्यान दो, क्योंकि मेटल सेम है तो सेकंड केस के अंदर भी जो न्यू नॉट की बड़ा वैल्यू क्या रहेगी, वो एफ नॉट ही रहेगी। न्यू नॉट की बड़ा वैल्यू क्या रहेगी, एफ नॉट ही रहेगी। बट इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो गई, तो डैश मान लो, वो कितनी बड़ा 5 एफ नॉट के बराबर हो गई। और वेलोसिटी भी चेंज हो गई, वो कितनी हो गई, इसको मान लिया हमने v2। तो दो डिफरेंट केसेस हो गए, मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं निकालना बेटा रेशियो किसका, v1 और v2 का। तो देखो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। हमारा फॉर्मूला बेटा होता है E इज इक्वल्स टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, खोल लो। तो देखो बेटा E क्या हो जाएगा, H इंटू न्यू। ये क्या होता है आपके पास, H इंटू न्यू नॉट होता है। बेटा ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ध्यान दो, क्योंकि मुझे रेशियो जो निकालना है बेटा, वो निकालना किसका, वेलोसिटी का निकालना है। तो वेलोसिटी को मैं अलग कर लूंगा ताकि रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। तो इसको अलग रख लो। तो बेटा ये हो गया आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, इस रिलेशन को यूज कर लेते, सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको। और तो एच बेटा सिंपली क्या रह जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। पर ध्यान रखना m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है, तो मास दोनों बार क्या रहेगा, सेम। तो देखो ध्यान से पढ़ा। अब लेते हैं पहला केस, दिस इज आवर फर्स्ट केस। अज्यूम करो बेटा ये केस नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और दिस इज आवर केस नंबर 2। बेटा फर्स्ट केस में क्या होगा, h की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहती है। देखो बेटा पहले केस में बेटा न्यू किसके बराबर है, पहले केस में न्यू बेटा आपके पास 2f नॉट के बराबर है, और न्यू नॉट बेटा किसके बराबर है, f नॉट के बराबर। ये रह गया हाफ, मास इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा। और पहले के बेटा v किसके बराबर है, v1 का स्क्वायर के बराबर है। अब बेटा लेंगे केस 2। बेटा देखो h की जगह h रहेगा, न्यू की जगह बेटा कितना है आपके पास 5f नॉट है, सेकंड केस में वो है। f नॉट की वैल्यू सेम ही है, हाफ mv, और v बेटा कितना है 2 के स्क्वायर के बराबर है, v2 हो गया। सिंपल दोनों को स्क्वायर कर दो, सॉरी दोनों का रेशियो निकाल दो, लाइन खींचो रेशियो निकाल दो। अब देखो बेटा आपके पास ये कट गया आपस में, देखो हाफ एम वी स्क्वायर पूरा का पूरा कट गया, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर तो रह गया हमारे पास। बेटा माइनस करो ऊपर, तो देखो बेटा ऊपर जब ये जब आंसर लिखेंगे तो देखो 2f नॉट माइनस एफ नॉट, बेटा कितना बचेगा, सिंपल सा f नॉट। 5f नॉट माइनस एफ नॉट 4f नॉट। बेटा यहां क्या रहेगा, सिंपल सा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, देयर इट इज, सेकंड, v2 का स्क्वायर। बेटा देखो f नॉट से f नॉट भी गया, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, स्पेस थोड़ा सा है मेरे पास बचा हुआ अभी भी, कैन विल बी यूज्ड इट। देखो तो बेटा ये रह गया 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे पूरे पे, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2, और ये रहेगा बेटा पास v1 अपॉन v2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा स्क्वायर था, पूरे पे रूट कर दिया तो उसका स्क्वायर हट गया, और इधर रूट आ गया तो 4 का रूट 2 होता है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा 1/2 या 1:2। दैट वाज योर फाइनल आंसर। आगे समझ में, दो केस ले लिए, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया, v को अलग कर लिया ताकि रेशियो लेने में आसानी हो जाएगी। डायरेक्टली बेटा अगर यहाँ रेशियो लेते हैं तो सॉल्व बहुत लंबा होता है, तो जिसका भी आपको रेशियो लेना होता है ना, उसको पहले उसकी इक्वेशन बना लो, उसको अलग कर लो, और फिर केस 1 केस 2 डालो, दोनों का रेशियो ले लो, जो कॉमन है काट दो, फिर आंसर अपने आप आ जाता है आपका। ठीक है, पढ़ो, लिखना तो लिख लो, पॉज कर लो एक बार और फिर लिख लो। ओके, आगे आते हैं अब, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, स्केच द ग्राफ showing the variation of stopping potential with frequency of incident radiation for two photosensitive material AB having threshold frequency of A greater than B। तो बोला बेटा दो ग्राफ बनाने हैं जहां पर A की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू B।
ग्राफ बनाना किसी चीज आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फेवरेट ग्राफ है इस चैप्टर का, क्योंकि हमने बार बार बताया था आपको शुरू में भी लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। पीछे भी क्वेश्चन हमने किए, ग्राफ भी आ सकता है क्या, फिर स्लोप निकालने को आ सकता है, एच वैल्यू निकालने को आ सकती है, डब्ल्यू नोट निकालने को, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बनते हैं। तो इसको दोबारा पढ़ लोगे तो बड़ा सिंपली बता दूंगा। इस क्वेश्चन का ग्राफ दे रखा है बुक में, फिर बना के देख लो बेटा। बोला जाता है इधर बेटा आपको रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी नॉट, बेटा यहाँ रखना है आपकी फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। अब ध्यान दो आपका, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो बाद में बनेगा, जिसकी कम होगी वो पहले बनेगा। तो कम किसकी बेटा, बी की है। तो बेटा बी की ग्राफ यहां से बनाओगे इस तरह से, तो बेटा ये बी के लिए ग्राफ हो जाएगा। ए का बिल्कुल थोड़ा सा आगे कर दोगे, लेकिन जगह बिल्कुल पैरेलल। क्या करना है बेटा, बिल्कुल पैरेलल ही बनाना है आपने, ऐसे। बेटा ये किसका आ गया, ए का ग्राफ। दिस इज द सिंपलेस्ट ग्राफ जो यहाँ पे गिवन है, आपके पास दिख रहा है बी, फिर ए आ गया इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से आपने बना देना है। अब देखो बेटा आगे क्या पूछा है, इन विच ऑफ द केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर एंड व्हाई। ठीक है, बड़ा पूछा क्या इसके अंदर कि किस केस के अंदर, ए एंड बी के अंदर, किस केस के अंदर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो बेटा अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है आपकी सिंपल सा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना। और बेटा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू वी नॉट होता है, प्रोपोर्शनल टू न्यू। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी पे। और काइनेटिक एनर्जी बेटा खुद किसके बराबर होती है, E इंटू वी नॉट, मतलब E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो वी नॉट है प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, ए की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, ए का। तो बेटा क्या होगा आपके पास, ए विल हैव हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सॉरी एक सेकेंड, आई कैन बट, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, पहले ग्राफ बना लिया हमने, और ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट बेटा ये था और दूसरा पार्ट ये हो गया, समझ में आ गया। ओके, थर्ड देखो, इन विच ऑफ द केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी वो तो हो गया। in which, sorry, does the slope depend on the nature of material used, explain। तो बताया था आपको, फिर से वही वाला क्वेश्चन, फिर से बोलो, लेक्चर 1 में एक्जैक्टली समझाया था आपको कि इस पेपर में आ सकता है कि स्लोप आपके पास सेम क्यों होता है हर एक ग्राफ में। तो ध्यान रखना बेटा, हर एक ग्राफ के लिए थर्ड क्वेश्चन में, ईच मेटल हैव सेम स्लोप। हर एक मेटल का स्लोप बेटा क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि स्लोप का जो फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास इस ग्राफ का, वो निकल के आता है H/E। ये फॉर्मूला कैसे निकल के आ रहा है, फिर से कह रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 में जाओगे, उसके लास्ट का जो ग्राफ पढ़ा था उसमें एक्सप्लेन पूरा डेरिवेशन कराई हुई है, तो वहां से जाके सीखोगे। आप एक ध्यान रखो कि जो स्लोप का फॉर्मूला बेटा होता है वो होता है H/E, और H की वैल्यू कॉन्स्टेंट, E भी क्या बेटा, कॉन्स्टेंट है। पूरी वैल्यू बेटा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो जब ये ग्राफ बना रहे हैं ना बेटा, आपका ग्राफ बनाने का मतलब स्लोप, बेटा स्लोप बोलते हैं इसको, थीटा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली बेटा m इज इक्वल टू बोलते हैं tan थीटा। वो किसके बराबर है, जो E के बराबर है। तो क्योंकि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो थीटा भी क्या हो गया, कांस्टेंट। दोनों के थीटा क्या हो जाएगा, सेम। तो दोनों का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू H/E, और दिस होल वैल्यू इज अ कांस्टेंट, पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर एनी ऑफ द ग्राफ, किसी भी मेटल का ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, उन सबका स्लोप, एक सेकेंड, हाँ, उन सबका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ओके, अगर डायरेक्टली लेक्चर देख रहे हो और याद नहीं तो दोबारा से फर्स्ट लेक्चर पे जाओ और इसको अच्छे से देखो और सीखो, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे लगातार। ओके, ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4th। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर।
तो बेटा बोला क्या फिफ्थ के अंदर, फ्रॉम द प्लॉट ऑफ ग्राफ between the between the frequency of the incident radiation and square of velocity of electrons from the surface of photosensitive material, find the values of Planck's constant and work function in terms of x, y, intercept and mass of the electron. ओके, ठीक है। तो बड़ा बोला क्या गया है, ग्राफ देखो जो हमने अभी पढ़ा था ना पीछे वाला जो ग्राफ बड़ा प्रूफ के जहाँ पे स्लोप निकल गया था एच अपॉन वी, बेटा ये था ग्राफ जो हम बनाते किसके बीच में है, वी नॉट और न्यू के बीच में बनाते हैं। बट इन्होंने बोला कि अगर ग्राफ हमारा किसके बीच में बन रहा हो, वी स्क्वायर और न्यू के बीच में बने, या हाँ, तो उस केस के अंदर स्लोप कितना होगा, इसको स्लोप ही पूछा है। हाँ, तो स्लोप पूछा गया बेटा और आपसे पूछा गया है वर्क फंक्शन की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सीख लो। क्वेश्चन नंबर 5, सो लेट्स से बेटा आपके पास ये ग्राफ आ गया, दैट इज वी स्क्वायर। बेटा इसकी ग्राफ की वैल्यू हमने पीछे बनाई थी क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में था आपके पास, आई सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में था ये वाला इसी का, तो वहां भी बनाया था हमने बेटा। तो बेटा ग्राफ जाता है इसका कुछ ऐसा, जो ग्राफ आपका बनता है ना वी नॉट और न्यू का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का सेम ग्राफ बनता है किसके लिए, वेलोसिटी और न्यू का, ठीक है। बेटा बताया था कि ये जो ग्राफ होता है ना इसको बेटा बोलते हैं इंटरसेप्ट ग्राफ, और इन ग्राफ की जो बेटा इक्वेशन होती है ना वो होती है mx प्लस सी। मतलब अगर ग्राफ बेटा बना लो किसके बीच में, यहाँ मान लो y एक्सिस हो या x एक्सिस हो और ग्राफ ऐसे जा रहा हो, ग्राफ अगर जीरो को टच ना करे, मतलब अगर ग्राफ यहां से होके ना जाए, तो ग्राफ बेटा कहलाता है फिर वो इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, ठीक है। और ग्राफ जहां पे जाकर बेटा y को टच करेगा ना, y को मान लो बेटा यहां टच कर रहा है, तो बेटा ये कहलाता है आपके पास c, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। बेटा दिस वैल्यू दैट इज थीटा, जिससे बेटा क्या निकल के आता है, m इक्वल्स टू tan थीटा, बेटा इसको बोलते हैं स्लोप। तो जो बेटा ये ग्राफ बना है ना इसकी इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x के बगल में जो बेटा होगा वो स्लोप होगा, और उसके प्लस में जो बेटा होगा x के वो कहलाता है इंटरसेप्ट कहलाता है। ये बेसिक चीज याद होगा। किसी भी ग्राफ को अगर वैसे बना दो जहां पे ये y एक्सिस हो जाएगी, x एक्सिस हो जाए, तो ये वाला हिस्सा स्लोप बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, तो देखो E इज इक्वल्स टू होता है W नॉट प्लस के, ओके। बेटा E होता है h इंटू न्यू, W नॉट को W नॉट रहने देते हैं, बेटा K क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ध्यान से ग्राफ में बनाना है वी स्क्वायर और न्यू, तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। बेसिकली ये y है आपका और ये क्या होने वाला है x, ठीक। तो देखो क्या रह गया h न्यू माइनस W नॉट, हमने इसको इधर ले गए, बेटा ये रह गया हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको दोबारा लिख लो आपके पास, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, और ये किसके बराबर है h न्यू माइनस W नॉट। क्योंकि ग्राफ बेटा वी स्क्वायर में बन रहा है, वी स्क्वायर मतलब y है, y को अलग रहना पड़ता है, तो अलग कर लो बेटा इसको, बाकी सब हटा दो, तो देखो बेटा वी स्क्वायर सिर्फ रहेगा यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ से क्या हटा रहे हैं, m/2 हटा रहे हैं। पहले देखो ध्यान से, अगर सिर्फ बेटा 2 हटाते तो 2 यहाँ बेटा क्या डिवाइड में, तो यहाँ और यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 2h न्यू माइनस 2W नॉट। आया समझ में, वी स्क्वायर पहले 2 हटाया तो मल्टीप्लाई हुआ, m तो बड़ा क्या है, m है मल्टीप्लाई में, तो आगे क्या करेगा डिवाइड दोनों साइड, यहां भी और यहां भी, तो बड़ा यहां क्या रहेगा आपके पास m, यहां क्या रहेगा आपके पास m, ठीक है। बड़ा ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। कंपेयर करें बेटा इस वाले इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ध्यान दो बेटा ग्राफ y और x यहाँ पे v और न्यू के बीच में, तो बेटा ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। अब ध्यान दो बेटा x के बगल में कौन बैठा हुआ है, m, दैट्स कॉल्ड स्लोप। तो बेटा यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई बेटा आपका 2h अपॉन m हो जाएगी। अगेन इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि 2h भी कांस्टेंट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा हर बार। बेटा सेम, बेटा c किसके बराबर है, बेटा c है -2 ओमेगा नॉट अपॉन m।
-2 ओमेगा नॉट एम। क्या क्या निकालने को बोला है? प्लांक्स कांस्टेंट की बेटा वैल्यू। तो बेटा एच को अलग कर लो, तो बेटा एच क्या हो जाएगा आपके पास? बेटा ये एम एम दो बार हो गया तो इसको डैश कर लेता हूं मैं, या इसको एम लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिस इज स्लो। तो देखो एच कैसे आएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो बेटा हो गया एम स्लोप इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। दैट इज द प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो पहला आंसर आपका ये है, प्लांक्स कांस्टेंट इतना निकल के आएगा, कितना? एम इंटू एम ई अपॉन 2। बेटा दूसरा देखो, यहां से निकालो डब्ल्यू नॉट, बेटा वो कितना हो जाएगा? देखो सी इंटू एम ई अपॉन 2 और साथ में क्या जाएगा? माइनस। तो ये आपका डबल नॉट निकल जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को यूज करके, बेसिकली मैथमेटिक्स हो रही है ये, और टेंथ में मैथ, ये वाली मैथ्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स नहीं है। टेंथ में, नाइन्थ में, एट्थ में लगातार आपने ग्राफ जब बनाए थे तो वहां पे ये चीज सिखाई जाती है आपको, स्लोप क्या होता है, क्या क्या होता है। कोई नहीं, अगर नहीं है तब भी इसको समझो कैसे किया गया है। ओके, एक दो बार देखो, ये भी किया मैंने सेम, और सेम फिर से बोलो लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर के, वहां भी हमने एक्सप्लेन किया था इसको अच्छे से। ठीक है, वो पॉज कर लो और इसको अच्छे से बड़ा लिख लो। ठीक है, कोई बाहर जा रहा हो स्क्रीन से, ताकि आप इसको पॉज करके एक बार पूरा लिख लो। ठीक है, अब देखो बड़ा आ गया। ओके डन, इतना काफी है बेटा, तो अभी है कुछ। ओके बेटा देखो ध्यान से, बेटा ये कुछ क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से बोला ना कि आपके एग्जाम का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो एमसीक्यू भी हो गए हमारे, और ये जो हमने क्वेश्चन किया बेटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और मे भी आपका क्या हो सके इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से, दैट इज योर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ध्यान दो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं होंगे, जो आपका चैप्टर है उसी पे बेस्ड होगा, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए उसी पे बेस्ड होगा। तो लेट्स सी क्या है पहला केस पे स्टडी क्वेश्चन, कितने हैं हमारे पास केस पे स्टडी क्वेश्चंस? लेट मी सी, आई सपोज एक ही है, उसके बाद असर्शन रीजनिंग है, बस वहीं तक करेंगे हम। ओके देखो बड़ा क्या है पहला, the work function of a metal A is 3.6 electron volt and another metal is 13.6 electron volt. Light of energy E is made to fall on these surfaces. It is found that maximum kinetic energy of the electrons emitted from A is twice that of electrons emitted by B. Okay, तो based on the above passage answer the following questions. बेटा पहला क्या पूछा गया आपसे? The value of E is, ठीक है बेटा, दो केस हो गए, देखो ध्यान से पहले। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आउट केस पे स्टडी क्वेश्चन का। देखो पहले बेटा, देखो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो दो केस नहीं रखा है बेटा। एक हो गया मेटल ए की बात हो रही है और दूसरा मेटल बी की बात हो रही है। तो देखो मेटल ए के लिए हमारा जो डब्ल्यू नॉट है बेटा, वो कितना है? दैट इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी ना तो दूसरे में भी निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ पे दूसरे केस के लिए वैल्यू कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, बट आगे देखो क्या है, दोनों ही मेटल्स के ऊपर ई की वैल्यू बेटा क्या रह रही है? सेम है। ई बेटा क्या है आपके पास? मान लो जो भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो एक्स है, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी बेटा? सेम वैल्यू है। ई की वैल्यू बेटा सेम है, दैट इज मान लो एक्स, तो एक्स ही रहेगी बेटा। बोला क्या है कि इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय बी। तो बेटा बोला क्या गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है पहले वाले केस के लिए और काइनेटिक बेटा दूसरे वाले केस के लिए, तो बेटा बोला गया पहले वाले केस में डबल है। इसका मतलब अगर मान लो बेटा, इसको मान लेते हैं कुछ भी मान लो, इसको मान लो बेटा वाई, तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास? 2y। जितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा इसकी है बी की, उससे डबल किसकी है? किसकी है? ए की। ओके, एनर्जी दोनों के लिए क्या आती है? सेम।
वर्क फंक्शन अलग अलग थी। ठीक है, इस तरह से आप एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हो। तो बेटा पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो ई की वैल्यू कितनी है, क्या निकालना बेटा हमने, ई की वैल्यू निकालनी है। सो देखो हमें जो बेटा रिलेशन दे रखा है ये वाला, इसको यूज कर लेंगे और ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से, तो बेटा देखो ई इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, डब्ल्यू नॉट प्लस के, दिस इज योर फॉर्मूला। क्या कर लो बेटा, आपको के ई को अलग कर लो क्योंकि हमें के का रिलेशन दे रखा है कि वो डबल है एक दूसरे से। ठीक है, अब दो केस थे, पहला बेटा ए लेते फिर कहते हैं बी के लिए। सो देखो बेटा आपके पास पहले बेटा ए के लिए, तो बेटा ए के लिए क्या होगा आपके पास, ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है ना, तो मैं इसको ई की जगह क्या डाल दूंगा आपके पास, एक्स डाल रहा हूँ ए के केस के लिए। माइनस डब्ल्यू डॉट बेटा कितना है, 3.6 है। बेटा के ई कितना है, 2y, दैट इज ए के लिए। बेटा बी के लिए क्या ऑप्शंस हो गए, ई की वैल्यू बेटा कितनी है, एक्स है, और दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए सिर्फ डाल दो, एंड के कितना कितना वाई। दोनों की इक्वेशन करी, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, फिर से क्या निकाल दो, रेशियो। बेटा देखो y से y कट गया, बेटा यहाँ क्या रह गया आपके पास, x माइनस 3.6, नीचे बेटा क्या रह गया, x माइनस 13.6, इधर बेटा क्या रह गया 2/1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा देखो ये रह गया x माइनस 3.6, बेटा ये हो जाएगा 2x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये हो जाएगा 12, 6 और एक 7, 2 और एक 3, तो बेटा ये हो गया 30, ज्यादा हो गया 26, सेकेंड 6, ये आएगा 2 बेटा सॉरी 27.2 हो गया। बेटा देखो x को अलग कर लो और बाकी चीजों को कर लेंगे बेटा, अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे। तो कैसे अलग करेंगे, बेटा x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो बेटा आपके पास 27 माइनस में थे, इधर क्या हो गया प्लस, तो बेटा देखो आपके पास माइनस 3.6 प्लस हो गया 27.2, बेटा 2x, ये जाके बेटा क्या हो गया, x हो गया माइनस। इन दोनों बेटा सॉल्व कर लेते हैं, तो बेसिकली बेटा क्या है आपके पास 27 है, 0.2 है, बेटा माइनस कितना कर रहे हैं 3.6, 12 में से 6 क्या बेटा 6, 6 में से 3 क्या 3, तो 23.6, तो बेटा आ गया 23.6, बेटा ये क्या रहेगा सिंपल सा x, क्या आ गया बेटा x, और x बेटा क्या था e था, तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया आंसर, तो बेटा e की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आंसर किसमें था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना था, तो आंसर बेटा क्या होगा 23.6। ओके वाई दिस इज 8, एक मिनट होल्ड कर लो, देखते हैं कि 8 क्यों आ रहा है ऑप्शन। आंसर है 23.6, दे हैव मेड अ मिस्टेक, क्या आई है मेड अ मिस्टेक, लेट मी चेक, 3.6 दैट वाज करेक्ट, 27.2 वो भी करेक्ट था, माइनस हो गया वो भी सही है, माइनस किया आपने 12 में से 6 किया 6 बचेगा, तो बेटा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये 6 होगा, ठीक है बेटा क्या होगा, ये 6 होगा, बेटा यही वाला आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, थोड़ा सा इन्होंने वैल्यू को चेंज कर दिया है, वो ध्यान रख लेना। आगे समझ में कैसे करना है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आपके आएंगे, तो ध्यान दोगे, पहले क्वेश्चन बना लो उसके बाद सॉल्व करोगे, लिख लो, मैं पीछे जा रहा हूँ। ओके देखो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा तो बी पार्ट में क्या पूछा है, बेटा बी में पूछा है द डिफरेंस इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए एंड बी, क्या निकालना है, द डिफरेंस इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बोला बेसिकली ए और बी में काइनेटिक एनर्जी का कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो ध्यान से बेटा हमने दोनों का क्या निकाल लिया, ई तो निकाल लिया, डब्ल्यू दे ही रखा था, तो क्या निकाल लो, के निकाल लो, बेटा के कितना हो जाएगा सिंपल सा, बेटा के हो जाएगा ई माइनस डब्ल्यू नॉट, देखो इसका सेकंड पार्ट अगर करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा सिंपल सा के इज इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट, बेटा ई कितना था 27.6, बेटा पहले केस में देखो ध्यान से डब्ल्यू नॉट कितना था 3.6 था, कितना था 3.6, तो बेटा कितना हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
बेटा किसके लिए था ये? ए के लिए था। किसके लिए था? ए के लिए। बट अगर बी की बात करें यहाँ पे तो देखो उसके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा ई, उसके लिए बेटा वो सेम ही था। और डब्ल्यू नोट बेटा कितना था आपके पास? 13.6 था। तो बेटा कितना रह गया आपके पास? सपोज 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए और बी हो गया। अब बेटा हमें क्या निकाला था? बेसिकली डिफरेंस निकाला था। तो 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। बट पूछा क्या था हमसे यार? ये नहीं निकाला था? The difference in maximum kinetic energy of photoelectrons from A and B increases with increase in E, decreases with increase in E, first increases and then decreases with increase in E, remains constant. I suppose remains constant. ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से उन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं E को चेंज कर दूं, देखो जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है इसी वाले केस को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला था पर आपके पास यहाँ पे कि अगर आप E की वैल्यू को बढ़ा देते, जैसे मान लो यहाँ पे E की वैल्यू बढ़ जाती है कितने से? 4 से, इसकी वैल्यू बढ़ा दो 4 से, तो देखो डिफरेंस क्या रहेगा? तब भी सेम रहेगा। डब्ल्यू नॉट फिक्स होता है, तो अगर E दोनों का बढ़ाएंगे तो दोनों का डिफरेंस तब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। आया कुछ समझ में? डिफरेंस बड़ा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि आपस में माइनस होने वाले, दोनों की एनर्जी इक्वल बढ़ेगी। दोनों की एनर्जी अगर सेम बढ़ेगी तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। ठीक है, बड़ा बी पार्ट था। बड़ा सी में क्या पूछा है? द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। ओके, हमें बड़ा रिलेशन पूछा है किसके बीच में? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो ध्यान रखो आपके पास थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है अपने, देखो डब्ल्यू नोट को कंपेयर करना पड़ेगा मुझे एस सी अपॉन लेमडा से। बेटा ये वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। तो थ्रेशोल्ड, सॉरी, वर्क फंक्शन से रिलेट करोगे आप। ठीक है बेटा। सो ध्यान रखना ए और बी का कर लेते हैं, देखो ध्यान से। सो तो देखो डब्ल्यू नॉट किसके लिए बेटा? ए के लिए कितना हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा नॉट ए अपॉन डब्ल्यू नॉट बी बेटा एस सी अपॉन लेमडा नॉट बी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से आपके पास ये कट गया आपस में, बेटा ये उल्टा हो जाएगा तो रहेगा लेमडा नॉट बी अपॉन लेमडा नॉट ए। वो किसके बराबर है? डब्ल्यू नॉट ए अपॉन डब्ल्यू नॉट बी। अगली पेज में करके दिखा रहा बेटा आपका। डब्ल्यू नॉट ए बेटा कितना था हमारे पास? डब्ल्यू नॉट बेटा ए था हमारे पास 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा नीचे क्या हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ऊपर क्या था? लेमडा नॉट बी और लेमडा नॉट ए। ओके, सो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट जाएगा आपके पास, बस क्या गया हमारे पास? 3.6 मतलब 36 अपॉन 136 इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट बी अपॉन लेमडा नॉट ए हो गया। ठीक है बेटा, किसे काटोगे? 4 से काट लो बेटा। 4 से जाएगा 9 पे बेटा, 4 से जाएगा ये 3 पे और 4 पे। बेटा 9 से किस पे चला गया? ये 4 पे चला गया। किस पे चला गया? 4 पे। पूरे बेटा उल्टा कर लो बेटा। 4 क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा लेमडा नॉट बी, सॉरी बेटा 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपली बता। तो लेमडा नॉट ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा नॉट बी हो जाएगा। विच वन इज देयर? दिस वन। तो ऑप्शन बेटा क्या आपका? सी ऑप्शन हो गया इसका। बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्टली इसमें हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? परफेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। The number of photoelectrons emitted from the surface will depend upon, ये तो बहुत बार पढ़ चुके बेटा आपके पास। आई सपोज यहाँ पे उन्होंने चेंज किया कुछ वैल्यूज को। डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कलर ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ऑल ऑफ अबव। तो देखो ध्यान से पहला बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। कलर ऑफ लाइट, बेटा कलर ऑफ लाइट जो होता है ना बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी को ही दिखाता है। कलर जो होता है ना रेड ब्लू नीला, वो फ्रीक्वेंसी को ही दिखाता है। तो दोनों एक्चुअली में सेम है और दोनों पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस पे करता है डिस्टेंस। देखो अगर बल्ब आपके पास में होगी तो लाइट बहुत सारी निकल के आती है, तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बल्ब को दूर कर देंगे, इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमने पढ़ा था
इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो मतलब पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो गए। एक और क्वेश्चन है सपोज, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास किसके ऊपर, इसी के ऊपर, केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। तो करते हैं क्या क्वेश्चन है, रेडिएशन हैव डबल नेचर, पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही बात है। वेव एंड पार्टिकल, द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस whether the wave or particle description is best suited for the understanding the experimental result। बड़ा वही बोला है कि एक्सपेरिमेंट पे पता करना पड़ता है हमें कि उस फिनोमिनन के ऊपर हमारा वेव नेचर लगाने वाले फॉर्मूला या फिर पार्टिकल नेचर के फॉर्मूले लगाएंगे, यही बोला गया है। आगे बढ़ा आपका रीजनिंग that radiation and matter should be symmetrical in nature, Louis Victor de Broglie attributed a wave-like character to matter। वही पीछे बढ़ाता है कि डी ब्रॉगली जी ने क्या किया, इसी को यूज किया कि जब रेडिएशन का डबल नेचर होगा तो मैटर की भी डबल नेचर होनी चाहिए। द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव, पढ़ाई हुई हमने। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बड़ा बोला क्या, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी। तो बड़ा पूछा गया कि अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी बड़ा कितनी है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। ओके देखो, तो बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर लेंगे हम। बेटा काइनेटिक एनर्जी में दे रखी है और हमें पूछा क्या गया है, मोमेंटम। तो देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक, बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बेटा करो क्या, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो और मास से डिवाइड कर दो। बेटा उससे हो क्या जाता है आपके पास, ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर, बेटा नीचे क्या आ गया एम। बेटा आपने पढ़ा हुआ पी इक्वल टू बेटा क्या होता है एम वी। तो बेटा ये क्या बन गया बेसिकली पी का स्क्वायर, बेटा क्या रह गया, ये पी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। आया समझ में, एम और एम से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फॉर्मूले कोई फर्क पड़ता है नहीं, बट उससे हमारा ये जो एम वी स्क्वायर था ना वो हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और पूरा बेटा क्या बन गया पी, दैट इज मोमेंटम, दैट इज के। हमें बेटा क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो देखो मोमेंटम के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे पी स्क्वायर को अलग कर लो, बेटा क्या हो जाएगा 2m इंटू के हो जाएगा, और अगेन पी बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2√2m इंटू के हो जाएगा। के और के बेसिकली बुला लो, निकाल लो बेटा आंसर, इससे क्या निकल जाएगा आपके पास, देखो 2 बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 10 की पावर माइनस 31, और बेटा यहाँ पे के ही दे रखा है आपके पास कितना 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120, एक सेकेंड आई नीड मोर स्पेस हियर। अब ध्यान दो आपके पास मोमेंटम का देखो केजी मीटर पर सेकंड में लिखा है, ऐसा यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई में नहीं होता, सही में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कितने से बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 से। तो बेटा ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन जाएगी तब जाके हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई नहीं हमें आता है कैलकुलेशन करना। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 2 को 9 से बेटा करेंगे तो आई सपोज कितना आता है 18 आता है, तो 18.22 बेटा हो जाएगा सिंपल सा ये। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 12 को 16 से, तो बेटा 16 टू जा होता है 32, 16 वन जा 16 और 3 19, तो 196, इसका जीरो इसका पॉइंट आपस में हट गए। बेटा पावर्स को देख लेते हैं, तो देखो 31 था और ये है आपके पास 19, तो वी आर लेफ्ट विद, दोनों ऐड हो गए बेटा कितने हो जाएंगे आई सपोज 50, तो बेटा 10 की पावर माइनस क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है यहां तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 192 को 180 18.22 से, ओके दैट्स गोइंग टू बी वेरी लार्ज क्वेश्चन, बट लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा इसको 182 ले लो, काफी है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉइंट एक ही बड़ा नंबर ले रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है एक नंबर तक चलेगा हमारा, और इसको ले बेटा 192 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा 2 4 16, 2 1 जा 2 और एक 3, तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 72 73,
9 1 जा 1 और 7 16 हो जाएगा बेटा आपके पास। ओके, देन वी हैव 2 8 1, लेट्स एड इट। 4 14 3 3 6 2 8 8 और एक बेटा 9, दिस इज 14 और 2 बेटा क्या होगा 3 3 4 9 4 4, एक के बाद पॉइंट है बेटा आपके पास, तो लेफ्ट विद 3 4 9 4.4। ओके, ये आपका कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा करने की जगह क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। तो ध्यान से हम थोड़ा देखो क्या रहेगा आपके पास, 3 4 9 4.4 10 की पावर -50। बेटा 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो बेटा सिंपली अगर 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये जगह 34.94, बेटा 10 की पावर बचेगा -48। हमने 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर लिया तो पॉइंट आपका क्या रह जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि राइट में शिफ्ट किया है। अब देखो 36 बेटा किसका होता है, 6 का, ये लगभग कितना 34, तो लगभग क्या आंसर आएगा आपके पास 6 के आसपास। बेटा 6 के पास सबसे छोटी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5.92 है। और 48 का बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, -24। बड़ा आंसर क्या हुआ आपका, ये आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। आ गया, सॉल्व भी कर सकते हो, बट दिख रहा है आप सब कि 6 के आसपास की वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, द नेचर ऑफ मैटर वेव इज सिमिलर टू दैट ऑफ ईएम वेव्स, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईएम वेव्स, sometimes similar to that of EM waves and other times different from the similar to that of sound waves। तो देखो ना, EM वेव से मैटर वेव की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, दोनों वेव से, बट दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। तो आप क्या लेके चलोगे कि दोनों की बेटा वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट ही होती है। ठीक है, पढ़ा भी था हमने, पीछे भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी सी डिफरेंट सिमिलरिटी बिल्कुल, लेकिन बाकी सारे डिफरेंट रहेगी। बेटा तीसरा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंफर्म्ड बाय, तो बेटा किसने कंफर्म किया था हमारे पास, पढ़ा भी था हमने एक्सपेरिमेंट दैट कॉल्ड डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने वेरीफाई कर दिया था किसको, आपके डी ब्रोगली के हाइपोथेटिकल मॉडल को प्रूव किया था इन्होंने, और फॉर्मूला भी प्रूव करके दिखाया था डी ब्रोगली वाला कि सही फॉर्मूला है। बेटा देखो गलत क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से, फॉर्मूला अगर याद हो रहा है इसके अंदर, तो हमारे फॉर्मूले 4 थे इसके, बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv था, h अपॉन p भी कह सकते हो बेटा, एक बेटा था मैंने निकाला था h अपॉन 2 रूट m इंटू के, बेटा के क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और बेटा आखिरी में निकल गया था h अपॉन 2m इंटू ईवी। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो k दिख रहा है आपके पास वो नीचे है, तो k पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन पहला गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही दिख रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखो दो ऑप्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक स्क्वायर रूट, बेटा क्या लगा हुआ है रूट, तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे समझ में, बेटा लास्ट में आते से बोलते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। बेटा क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस मार्क द करेक्ट चॉइस एज, क्या दे रखा ऑप्शन से पहला कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी बेटा क्या आपके पास दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा सी क्या है, असर्शन क्या है ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स हो, बट डी क्या है कि बोथ दोनों ही क्या है गलत है। ठीक है, ओके, बेटा पहला ऑप्शन देखो, electrons are emitted from the surface of zinc when irradiated with by yellow light. Reason, energy associated with the photon of yellow light is more than the work function of zinc। ठीक बेटा, तो इसको, इस क्वेश्चन का बड़ा एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता होगा तो आप पहली बार पढ़ रहे होगा, क्योंकि ध्यान दो हर एक मेटल की एनर्जीज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जिंक के केस में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है कि उसमें जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं अल्ट्रा वायलेट से निकलते हैं, मतलब विजिबल से बहुत ऊपर, तो रेड से ही नहीं किसी भी कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो बेटा दोनों ही ऑप्शन बेटा क्या होंगे, गलत होंगे, तो ऑप्शन बेटा इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा आपके पास, डी ऑप्शन होगा इसका
कि दोनों स्टेटमेंट से क्या है, गलत है। एक्सपेरिमेंटल टेबल है, आपको याद नहीं होगा तो एक बार पढ़ लो ताकि याद रहेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, the number of photoelectrons emitted by photosensitive material depends on the intensity of light falling on the surface of material। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। the intensity of light falling is independent of nature of material, ये भी सही है बेटा। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन लोगे बेटा, लिखा भी है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट पढ़े हुए हमने। थर्ड, light of frequency greater than that of threshold frequency for material, then electrons would be emitted from the surface of metal, ये भी सही स्टेटमेंट है। दूसरा, for a given material A B the threshold frequency is such that VA is greater than VB, if the light falling on them has frequency greater than their threshold frequency, then the kinetic energy of electrons emitted by A would be smaller than that of B। ठीक है, तो बड़ा बोला क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की ज्यादा है, मतलब ए को ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कौन सी, वर्क फंक्शन वाली, तो उसकी कैरेटिव बेटा क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू बी। तो दोनों स्टूडेंट बेटा बिल्कुल क्या है, सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर बेटा फिर से क्या हो गया, ए हो जाएगा बेटा। फोर्थ, when a proton and alpha particles are accelerated by similar potential difference, the wavelength for proton is greater than that of alpha particle। बेटा दोनों का बेटा बोला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। द वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। बेटा ये देखो आपने क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में किया था बेटा, इस पे बेस्ड है क्वेश्चन बेसिकली, कि जब पोटेंशियल बेटा सेम हो जाएगा तो जो लैम्डा होगा ना वो इनवर्सली बेटा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रूट के अंदर m इंटू चार्ज के, क्योंकि प्रोटॉन है तो ईडी रह गया, m इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। तो बेटा जिसका m इंटू क्यू ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखो आपके पास m ज्यादा किसका होता है, दो बड़ा एग्जांपल है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो बेटा अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, पास चार्ज भी ज्यादा होता है और मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मगर ये दोनों वैल्यू बेटा ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि बेटा हीलियम के अंदर हीलियम 2 प्लस बेटा बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो देखो उसका मास क्या हो, चार्ज, चार्ज कितना है 2, तो 4 इंटू 2 बेटा कितना है, 8 है। आपका MQ की वैल्यू बेटा कितनी है, 8 है अल्फा के लिए। बट बेटा प्रोटॉन के लिए बेसिकली हाइड्रोजन को बोलते हैं प्लस चार्ज हो, तो बेटा मास भी 1 है, चार्ज भी 1 है, तो कितना का 2। तो बेटा MQ की वैल्यू इसकी बड़ी है, जैसे ही बड़ी होगी बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। तो अल्फा की वैल्यू छोटी होगी, लैम्डा किसके लिए बड़ा होगा, प्रोटॉन के लिए। तो ये आंसर लिखा हुआ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन, wavelength of the waves for these particles are inversely proportional to square root of product of their mass and charges। जो ये फॉर्मूला लिखा है बेटा वही बोला गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। पढ़ाते हैं फिफ्थ पे, wavelength of electron is of the order of that of x-rays when accelerated by a potential difference of about 54 volt। reason, electron microscope are having high resolving power as the wavelength and resolving power are inversely proportional to each other। देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा क्या है, सही है। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, लिखाया भी था आपको वैल्यू कि जो आपका जब एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन और जर्मर ने, तो उस टाइम जो वोल्टेज यूज करी थी उन्होंने कौन सी रखी, 54 वोल्ट पे आया था आंसर हमारा। और बेटा नीचे क्या दे रखा, दोबारा बताया था आपको कि इस और उससे बेटा क्या निकला था हमने, वेवलेंथ, और वेवलेंथ निकल के आई थी इलेक्ट्रॉन की, जो भी निकल के आई थी बेटा उससे क्या हुआ था, प्रूव हुआ था कि आपके पास वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। दोनों ही बेटा स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। ठीक है, बट देखो इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका दे ही रखा है, बी ऑप्शन कर लोगे ठीक। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन बेटा यहाँ पे खत्म होते हैं। और आप लोगों ने होमवर्क यही है कि आप खुद से बेटा क्या करोगे, क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट। ठीक है, ये खुद से आप टेस्ट करोगे, कोशिश करोगे, देखो खुद से कि चैप्टर पर रिवाइज कर लो, पूरे लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लो, फॉर्मूला देख लो एक बार अच्छे से, फिर बेटा आप कोशिश करना अटेम्प्ट करने की इन क्वेश्चंस को कि आप इनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाओगे तो मतलब चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो कोशिश करना फिर से दोबारा से लेक्चर को क्या करो, उसको देखो और फिर से करने की कोशिश करो,
फिर क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है बेटा, बचा हुआ ये है क्वेश्चन, इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। 11 से लेकर कितना है बेटा, 18 तक। ठीक है, और बेटा आखिरी में कुछ और रह गया, तो आई सपोज ग्राफ रह गया था, ग्राफ भी ले लो ना एक बार, ग्राफ की एक बार ले लो एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, बचे हुए क्वेश्चन कितने रह गए आपके पास, ये रह गया आपके पास सीसीटी बेस्ड वाले, तो ये बेटा इसकी भी ले लो। ओके ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। होप अच्छे से रिवाइज करना, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। हम मिलते हैं आपको नए लेक्चर के अंदर, नया चैप्टर कर देंगे इसके बाद, आई सपोज एटम्स करेंगे, तो एटम्स के ऊपर आपका वेलकम है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।